Good evening, everybody. Good evening, sir. परसों हमने बात की थी एरर एनालिसिस की। एरर एनालिसिस के अंदर we saw that if we are using quantities that are being added or subtracted or multiplied or divided, then how these errors in the quantities are getting transferred into the result. इस चीज पर हमें आज हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो अपने एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। एक असाइनमेंट मैंने आज व्हाट्सएप पे आपके साथ शेयर की है, उसके बाद उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ठीक है, एरर एनालिसिस। नाउ इसके अंदर हमने रूल्स किए थे, 3 रूल्स हमने लर्न किए थे बेसिकली। पहला रूल था कि if the quantities are being added or subtracted, the error in the quantities are always added to get the maximum error in the result. दूसरा जो रूल था प्रोडक्ट और कोशेंट का, the relative error in the result is always equal to the sum of relative errors in the quantities being multiplied or being divided. तीसरा रूल था if a quantity is being raised to some power, then the relative error in the result is the exponent times the relative error in the quantity. ये 3 रूल हमने सीखे थे परसों, जिनकी हम आज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आई एम गोइंग टू शेयर दी बुक। जो चैप्टर है वो शेयर कर रहा हूँ, उसके एग्जाम्पल्स ताकि आपको भी दिखे और हम क्या बात कर रहे हैं आपको समझ में भी आए साथ ही साथ। तो अभी इसमें देखेंगे आप एग्जाम्पल 2.8। एग्जाम्पल 2.8 क्या था? The temperature of 2 bodies measured by thermometer are, 2 bodies हैं, body 1, body 2। किसी टेम्परेचर से इनके थर्मोमीटर मेजर किए गए, थर्मोमीटर से इनका टेम्परेचर मेजर किया गया एंड द टेम्परेचर इज फाउंड टू बी 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर ऑफ सेकेंड इज फाउंड टू बी 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5। 0.5 डिग्री सेल्सियस, इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें ये पता चल रहा है कि जिस थर्मामीटर से ये मेजरमेंट लिया गया है उसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस का है। ठीक है, पूछता है
कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दी टू बॉडीज, इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। तो अगर मैं इसको मान लूँ टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है, तो टेम्परेचर डिफरेंस है मान लो T which is given by T2 minus T1, T2 minus T1 temperature difference. So this will be 50 plus minus 0.5 minus 20 plus minus 0.5. तो मेन क्वांटिटीज ये तो सब्ट्रैक्ट होंगी, दैट इज 50 minus 20 is 30 प्लस माइनस जो एरर होता है ये हमेशा ऐड होता है 0.5 प्लस 0.5। ये रूल है कि सम हो चाहे डिफरेंस हो, दोनों में से कोई सा भी ऑपरेशन हो तो ये एरर हमेशा ऐड होता है। सो दिस बिकम्स 30 प्लस माइनस 0.5 सो 1 डिग्री सेल्सियस। So that is the result. तो जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है वो 30 डिग्री प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस इस प्रकार से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसको। एग्जांपल 2.9। आपको बोर्ड नजर आ रहा है जो मैं लिख रहा हूं? हेलो दिव्यांशु? यस सर। बेटा बोर्ड नजर आ रहा है जो मैं लिख के बता रहा हूँ? हाँ सर। और जो शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ वो भी नजर आ रहा है? सर एक साथ नहीं आ रहा, मतलब अलग अलग, मतलब उस पे हम विजिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते अच्छा, हैं। मतलब आपको शिफ्ट करना पड़ रहा है? हाँ सर। अच्छा, तो फिर मैं बोर्ड ही दिखाता हूँ आपको, एग्जांपल तो मैं पढ़ दूंगा। ओके सर। ठीक है, हाँ। तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ स्टॉप शेयर। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल है 2.9। दिस इज अबाउट ओम्स लॉ। V is equal to I into R। V is equal to I into R, ये ओम्स लॉ है। अब वो कहता है रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है आपको, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हम निकालेंगे V अपॉन I करके, कोशेंट ऑफ टू टर्म्स देकर। अब हमें वोल्टेज और करंट यहाँ पे दिया हुआ है। जो वोल्टेज जो दिया हुआ है, वेयर वोल्टेज इज 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, V is 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, एंड करंट जो दिया हुआ है, करंट इज 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, इस प्रकार से दिया हुआ है। नाउ हाउ डू वी इवेल्युएट दिस एरर? नाउ इस एरर को फाइंड करने के लिए कोशेंट में रूल है रिलेटिव एरर in the result is equal to the sum of relative error in the quantity. So what is relative error in voltage? Relative error in voltage is delta V upon V into 100, परसेंट की फॉर्म में आ जाएगा। तो 5 upon 100 into 100 that is 5%, और करंट के लिए हो जाएगा डेल्टा I upon I is equal to 0.2 upon 10 into 100. So this is 0.2 into 10 is 2%. Therefore, relative error in result delta R upon R is equal to 5% plus 2%, that is 7%. ये रिजल्ट में एरर होगा, मगर रेजिस्टेंस कितना होगा? रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 100 upon 10, that is 10 ohms. So resistance will be given as 10 plus minus 7% ohms. जो एरर है उसमें प्लस माइनस 7% होगा। तो इस प्रकार से ये हम रिजल्ट देते हैं।
ठीक है, ये क्लियर हुआ? इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल आप सॉल्व करिए। टू 2.10 two resistor of resistances R1 ohm, that is 100 plus minus 3 ohm, and R2 is equal to 200 plus minus 4 ohms are connected in series and in parallel. सीरीज का फॉर्मूला आपको मालूम है, RS is equal to R1 plus R2, सिंपल ऐड हो जाता है। और पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/RP is equal to 1/R1 plus 1/R2। ठीक है, तो इसमें एक बार सीरीज में कनेक्ट किया गया इन दोनों रेजिस्टेंस को, एक बार पैरेलल में कनेक्ट किया गया इन दोनों को। तो जब सीरीज में कनेक्ट किया गया तब कितना रेजिस्टेंस होगा रिजल्ट का, सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, और जब पैरेलल में कनेक्ट किया गया तब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ये सॉल्व करना है। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला उसने बना के दिया, दैट इज डेल्टा R डैश अपॉन R डैश स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यूज करके आपको रिलेटिव एरर निकालना है रिजल्ट के अंदर। ठीक है, पहले सीरीज का सॉल्व करो, फिर पैरेलल का सॉल्व करना, करो फटाफट। सीरीज का किया, हाँ बेटा, सीरीज का किया सॉल्व? यस सर, 300 प्लस माइनस 7। अच्छा, अंशु ने किया? अंशु, नितिन? यस सर। आज जतिन कहाँ रह गया आज? डिफरेंशिएशन के अंदर p अपॉन dx ऑफ 1 अपॉन x। डिफरेंशिएशन के अंदर डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है d अपॉन dx ऑफ 1 अपॉन x इज माइनस dx अपॉन x स्क्वायर, ऐसे आता है। जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dx अपॉन x स्क्वायर इस प्रकार से आता है। तो dx इज द एरर इन x। dx क्या है यहाँ पे? एरर इन x। फिजिक्स में यहाँ पे जब हम इसको इस क्वांटिटी को देख रहे हैं तो ये हमें दिखती है dx एरर इन x, इस प्रकार से दिखती है। तो d अपॉन dx डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे पढ़ते हैं इसको, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x विद रिस्पेक्ट टू x इज माइनस dx अपॉन x स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यूज करके वो फॉर्मूला उसने बना के दिया है। तो हमारे पास फॉर्मूला है 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1
प्लस 1/R2। तो जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे पूरे को d/dr, जो भी रेजिस्टेंस है उसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा माइनस drp/rp² माइनस dr1/r1² प्लस माइनस dr2/r2²। तो ये माइनस 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 सबके कैंसिल हो जाते हैं एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, डी को हम एरर बोल रहे हैं, तो डेल्टा rp/rp² इज इक्वल टू डेल्टा r1/r1² डेल्टा r2/r2²। एक फॉर्मूला बन गया आपके पास। एरर एनालिसिस में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, कहाँ से है फॉर्मूला? डिफरेंशिएशन से आ रहा है। डिफरेंशिएशन हमने डिस्कस नहीं किया है, आगे भी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, वहां पे बताता जाऊंगा मैं आपको साथ के साथ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। पैरेलल कॉम्बिनेशन की एरर एनालिसिस में कुछ बुक्स ये फॉर्मूला यूज करती हैं, आरपी इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन सम। तो ये कोशेंट वाला फॉर्मूला यूज करती हैं यहाँ पे। तो इसमें डेल्टा rp/rp इज इक्वल टू डेल्टा r1/r1 प्लस डेल्टा r2/r2 प्लस डेल्टा r1 प्लस r2/r1 प्लस r2। ये फॉर्मूला भी यूज होता है। ठीक है, तो चाहे ऐसे यूज करो चाहे ऐसे यूज करो, मेथड्स दोनों करेक्ट है। सर आंसर क्या आएगा? मगर दोनों में थोड़ा आंसर में फर्क आता है। ठीक है, दोनों तरीके से सॉल्व करने में आंसर में थोड़ा फर्क आता है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। इस तरीके से करोगे तो आंसर कुछ और आएगा, इस तरीके से करोगे आंसर कुछ और आएगा, थोड़ा फर्क आता है आंसर में। एनसीईआरटी में हमें ये वाला मेथड बताया तो हम इस मेथड को फॉलो कर लेंगे। ठीक है, अदरवाइज दोनों मेथड ठीक है, अदरवाइज दोनों मेथड ठीक है। एचसी वर्मा में देखोगे ये वाला मेथड मिलेगा, किसी और कंपटीशन की बुक में देखोगे तो ये वाला मेथड मिलेगा। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से सेम चीज को एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, अब इस वाले फॉर्मूले के अंदर हम डिफरेंशिएशन यूज नहीं कर, मगर इसमें हमने डिफरेंशिएशन यूज की है। ठीक है, तो जो ऑथर आपको बिना डिफरेंशिएशन के सिखाता है करना, वो कहते हैं ऐसे कर दो। ठीक है, अब इसके अंदर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब कुछ मैथमेटिकल टूल्स वगैरह सब यूज करना। तो हम उस हिसाब से इस मेथड को यूज करके चलते हैं। ठीक है, तो हम फिलहाल एनसीईआरटी वाला मेथड यूज कर रहे हैं। R1 की वैल्यू हमें दी गई है 100 प्लस माइनस कितना है बेटा? 3। -3 ohms एंड R2 की वैल्यू हमें दी है 200 प्लस माइनस 4 ohms। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड व्हाट इज आरपी। आरपी कितना होगा? तो आरपी हम यहां से सीधा निकाल सकते हैं, आरपी इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन सम। इस मेथड से निकाल सकते हैं। तो प्रोडक्ट हमें 100 और 200 का चाहिए, 100 इंटू 200 अपॉन सम आ जाएगा 100 प्लस 200। सो दिस इज हाउ मच? 20,000 अपॉन 300। 1 2 ये हो गया 200 अपॉन 3 ohms। ये आ गई यहाँ पे वैल्यू हमारी 200 अपॉन 3 ohms। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये?
6.66 ऐसे आता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई डेसिमल प्लेस यूज नहीं हो रहा, तो फिलहाल हम भी डेसिमल प्लेस यूज नहीं करेंगे, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। सो दिस बिकम्स 67 ohms। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल प्लेस यूज नहीं हो रहा, तो हम भी नहीं करते, और ये 67 ohms बन जाएगा। 67 ohms हम यूज करेंगे। इसके भी रूल्स हैं कि कहाँ तक डेसिमल प्लेसेस यूज करने हैं, तो उस हिसाब से आपको ये ध्यान रखना है। अभी इसका जो नेक्स्ट सेक्शन है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ फिगर्स, उसमें ये सारे रूल्स आएंगे, उसमें मैं समझाऊंगा आपको इसको कैसे डील करना है। ठीक है, अब इधर आ जाओ। अब तो आरपी हमने निकाली, आरपी की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, हमको निकालना है एरर इन द रिजल्ट। एरर इन द रिजल्ट इज डेल्टा आरपी अपॉन आरपी। ये है, आरपी स्क्वायर नहीं है। रिलेटिव एरर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना इस चीज को। रिलेटिव एरर इन रिजल्ट, relative error in result is delta rp upon rp and not delta rp upon rp square। ये फॉर्मूला हमें क्या दे रहा है, इधर है डेल्टा rp upon rp। हमें चाहिए, फॉर्मूला दे रहा है डेल्टा rp upon rp स्क्वायर, हमें चाहिए डेल्टा rp upon rp। तो यहाँ से एक rp हमें हटाना पड़ेगा, एक rp हमें हटाना पड़ेगा। और वो एक rp कैसे हटाया जाएगा, वो हटाया जाएगा डेल्टा r1 अपॉन r1 स्क्वायर डेल्टा r2 अपॉन r2 स्क्वायर, और एक rp हम ले जाएंगे इधर। इस rp को हम एक इधर ले गए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें डेल्टा rp अपॉन rp मिल जाएगा, एंड दैट इज व्हाट इज द एरर इन द रिजल्ट। ठीक है, सो दिस इज डेल्टा r इज 3। So this is 3 upon 100 square plus 4 upon 200 square into RP, और RP क्या है हमारे पास 200 upon 3। So we have to solve this। ये हो जाएगा 3 upon 10,000, 4 upon 40,000, 200 upon 3। तो ये 40,000 है, 10,000, तो यहाँ पे इंटू 4 40,000 हो गया। तो 12 plus 4 is 16, 16 upon 40,000 into 200 upon 3। तो जीरोस कैंसिल होंगे। ठीक है, इस 2 से ये 200, और यहाँ से 100, और ये हो गया 8। सो 8 अपॉन 300, 8 अपॉन 300 इंटू 100 कर दो, परसेंट में आ जाएगा 8 अपॉन 3%। ठीक है, सो हमारा रिजल्ट जो हमें यहाँ पे एक्सप्रेस करना है, दैट विल बी RP is equal to 67 plus minus 8 upon 3%। और परसेंटेज में नहीं देना, एब्सोल्यूट में देना है। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई मत करो, इसको सिंपल सॉल्व कर लो, डिवाइड करके जो फ्रैक्शन में आएगी वैल्यू वो वहां पे एक्सप्रेस की जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। यस सर। Then we have next example है
find the relative error in a quantity z, that is given by a to the power 4 b to the power 1 by 3 whole upon c into d raised to the power 3 by 2. ये क्वांटिटी है, इसमें रिलेटिव एरर निकालनी है. तो हाउ डू यू फाइंड रिलेटिव एरर इन दिस? वो सिर्फ रिलेटिव एरर मांग रहा है आपसे. ठीक है. अब कोएफिशिएंट का रूल क्या है? कोएफिशिएंट या प्रोडक्ट का रूल क्या है? कोएफिशिएंट या प्रोडक्ट का रूल है द एरर, रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट is the sum of all relative errors in the quantities. अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का भी रिजल्ट लगेगा, प्रोडक्ट का भी लगेगा और कोएफिशिएंट का भी लगेगा. सारे रिजल्ट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे. तो उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? द रिलेटिव एरर इन रिजल्ट is delta z upon z is equal to, अब a की पावर कितनी है? 4. so 4 times delta a upon a प्लस एरर सारे ऐड होते हैं, हमेशा ध्यान रखना है एरर सारे ऐड होते हैं, रिलेटिव एरर्स. तो ये हो जाएगा सेकंड में 1 upon 3 टाइम्स डेल्टा b अपॉन b प्लस ये सिंपल c है इसलिए डेल्टा c अपॉन c, और ये d की पावर 3/2 है इसलिए 3/2 टाइम्स डेल्टा d अपॉन d. ठीक है. नाउ if the errors in the quantities are 8%, 9%, 2%, 4% respectively. अगर A में एरर है 8%, B में एरर है 9%, C में एरर है 2% और D में एरर है 4%. ठीक है. तो रिजल्टिंग क्वांटिटी में एरर कितना होगा ये सॉल्व करके बताओ. ये वैल्यू यहाँ पुट करके सॉल्व करके बताओ कितना आएगा. सर 4 डेल्टा है अपॉन एक कर वो जो वो है परसेंटेज है वो 8% है या सिर्फ डेल्टा ए 8% है? डेल्टा ए अपॉन ए ये रिलेटिव एरर होता है. हाँ सर. तो और मतलब इस- रिलेटिव एरर हमें मतलब 4 के रिस्पेक्टिव में भी देना है, सिर्फ डेल्टा ए अपॉन ए के रिस्पेक्टिव में लेना है? हाँ, 4 तो मल्टीप्लाई की फॉर्म है ना, प्रोडक्ट की फॉर्म में. तो इस रिलेटिव एरर को परसेंटेज बनाने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यस तो इस सर. पूरी इक्वेशन को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो दिस इंटू 100 ये परसेंट में क्वांटिटी बन जाएगी, दिस इंटू 100 ये परसेंट में क्वांटिटी बन जाएगी, दिस इंटू 100 ये परसेंट में क्वांटिटी बन जाएगी, एंड दिस इंटू 100 ये परसेंट में क्वांटिटी बन जाएगी. यस ठीक है. फिर जो परसेंट में क्वांटिटी बन गई डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, उसकी वैल्यू दी हुई है 8. तो मतलब 4 डेल्टा डेल्टा बी ए अपॉन, अपॉन ए नहीं है 8, सिर्फ डेल्टा ए अपॉन ए है 8%. हाँ, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 ये 8 है, तो 4 इंटू 8 आएगा यहाँ. यस सर. ठीक है. इस प्रकार से आएगा. सर 43%. हाँ, ये तो बहुत ज्यादा हो गया. मेरे को वही लग रहा था 8 क्वांटिटी हमने गलत ले ली. 8 की जगह आप इसको बेटा हाफ कर दो.
8 की जगह हाफ यूज करो। सर 13%। हाँ 13 इज एक्सेप्टेबल। 10, 12, 15 तक एक्सेप्टेबल होता है। 20-25% इससे ज्यादा जा रहा है तो फिर वो गड़बड़ है। ठीक है, बाकी जहां तक सवाल की बात है वो 43 आ रहा है तो भी ठीक है। ओके, क्वेश्चन अपने आप में जो वैल्यू दी हुई है उसके हिसाब से रिजल्ट ठीक है। वो प्रैक्टिकली कितना वो एक्सेप्टेबल है वो बात की बात। ये चीज समझ में आ गई। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कूल में कोई टेस्ट आएगा उसमें आ जाएगा, बोर्ड पेपर में भी, या जो तुम्हारा फाइनल पेपर है उसमें भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये मतलब जो भी पेपर सेट करता है उसकी चॉइस का क्वेश्चन होता है इस प्रकार का क्वेश्चन डालना है। तो ये वाला क्वेश्चन एक तो आपका एग्जाम्पल की फॉर्म में, एक तुम्हारे लास्ट पीछे की एक्सरसाइज में दिया हुआ। इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन अक्सर डाला जाता है, ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रब कर दें बेटा इसे। यस सर। Then yes, example 2.12 ये भी इंपॉर्टेंट है। ये एक पेंडुलम की एक्सरसाइज के ऊपर है, एक्सपेरिमेंट के ऊपर है। जो पेंडुलम का फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का, दैट इज t इज इक्वल टू 2 पाई L/g अंडर द रूट। टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो टाइम पीरियड किसी भी पेंडुलम से कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। अब एक बात का ध्यान दीजिए, आप किसी जगह पे g की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, किसी भी जगह पे g की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो g की वैल्यू निकालने के लिए बहुत सरल सा फॉर्मूला है कि आप स्टॉप वॉच से तो टाइम नोट कर लो, मीटर स्केल से आप लेंथ नाप लो। ठीक है, और उसके बाद फिर इस फॉर्मूले में वैल्यूज डाल के g की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ये बहुत हैंडी फॉर्मूला, किसी भी जगह पे अगर आपको g की वैल्यू निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले को अक्सर यूज कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम में जो टाइम नापा जा रहा है, ठीक है, स्टॉप वॉच से नाप रहे हैं टाइम, इसमें एरर की संभावना है। जो लेंथ आप नाप रहे हैं, लेंथ में भी एरर की संभावना है। तो ये जो एरर इन टाइम है या एरर इन लेंथ है, इस एरर की वजह से जी की जो वैल्यू हम कैलकुलेट करके लेके आ रहे हैं उसमें भी एरर की संभावना बनी होती है। ठीक है, तो वो कैसे इवेल्युएट करें, उसको कैसे सॉल्व करें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी फर्स्ट स्क्वायर दिस क्वांटिटी बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L/g। g को इधर ले आओ और 4 पाई स्क्वायर L/t स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। 4 पाई स्क्वायर जो है एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, और कांस्टेंट क्वांटिटी में कोई एरर नहीं होता, इसलिए इस 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट का एरर के अंदर कोई रोल नहीं। 4 पाई स्क्वायर जो कांस्टेंट क्वांटिटी है इसका एरर के अंदर कोई रोल नहीं है। तो एरर जी की वैल्यू कैलकुलेट करने में, एरर निकालने के लिए we don't consider this 4 pi square constant quantity. So how much will be the error in the evaluation of g? That will be given by delta g upon g is equal to delta L upon L plus twice of डेल्टा टी अपॉन टी। delta t upon t। ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब हमें जो क्वांटिटीज यहाँ पे इन्होंने बताई हैं वो बोला कि measured value of L is 20 centimeter known to 1 millimeter accuracy। ठीक है, value of L is 20 centimeter means 200 millimeter plus minus 1 mm। 1 मिलीमीटर की एक्यूरेसी के साथ हमें मालूम है उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर का उसमें हेरफेर हो सकता है। फिर बता रहे हैं
and time for 100 oscillations of the pendulum is found to be 90 seconds using a wristwatch of 1 second resolution. ये जो 90 सेकेंड है इसमें 1 सेकेंड का एरर हो सकता है. तो टाइम की जो एक्यूरेसी है दैट इज 90 प्लस माइनस 1 सेकेंड. 90 सेकेंड में 1 सेकेंड का एरर है, ये एक्यूरेसी मालूम है. यूजिंग दिस डाटा वी हैव टू फाइंड द एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ जी. तो ये किस प्रकार से आएगा फिर? हाउ मच इज डेल्टा एल हियर? दैट इज 1 upon 200 plus 2 into this is 1 upon 90. ठीक है, so that becomes the error in G. सर ठीक है, हाँ बेटा. सर ये अब डेल्टा जी को इवैल्यूएट करने के लिए जैसे जी अगर यहाँ पे इनटू में भेजेंगे तो अब इसमें 4π² लेंगे या फिर नहीं लेंगे? हाँ, इसमें यहाँ पे 4π², ये G की वैल्यू 200 और 90 से जो हम कैलकुलेट करेंगे उसमें ये वैल्यूज आएगी. मतलब एरर में डेल्टा जी में नहीं लेंगे, लेकिन सिर्फ जी अगर मल्टीप्लाई में जा रहा है तो 4π² लेंगे. 4π² आएगा, ये इंपॉर्टेंट है. ओके सर. ठीक है, एक चीज और बताता हूँ यहाँ पे जो ध्यान रखने की है. पाई की वैल्यू कितना होता है बेटा? 3.14141 मालूम है आपको ये? सर काम की बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो. पाई की वैल्यू कितनी है? 3.141. पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 9.86 के करीब होती है. ठीक है, पाई स्क्वायर की वैल्यू 9.86 होती है और आपको पता है जी की वैल्यू 9.8 होती है जिसको हम 10 ले लेते हैं. मालूम है आपको? जो स्मॉल जी की वैल्यू क्वेश्चंस में हम 9.8 की जगह हम 10 ले लेते हैं. तो ये 9.86 है, यहाँ पे हम 9.86 यूज कर लेंगे. मगर पाई स्क्वायर की वैल्यू जनरल कैलकुलेशन में कहीं पर आ रही है तो आप सीधा 10 यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10. तो अभी यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ. पाई इज इक्वल टू 10 अपॉन पाई ऐसे लिख सकता हूँ मैं फिर. यस सर. इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि 1 अपॉन पाई इज इक्वल टू पाई अपॉन 10. दोनों तरफ मैंने रेसिप्रोकल कर दिया और पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.141 अपॉन 10, 0.314. 1 अपॉन पाई की वैल्यू आप डायरेक्ट ये यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको, अगर ये पाई स्क्वायर की वैल्यू आप 10 लेके चल रहे हैं तो ये फास्ट कैलकुलेशन में आपको बहुत काम आएंगे. ठीक है, ये ध्यान रखने वाली चीज है. अभी हम यहाँ पे जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 होती है वैसे तो. जी की वैल्यू यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं. फोर इंटू 9.86 इंटू लेंथ की वैल्यू दी हुई है 200 मिलीमीटर. याद रखें हमें लेंथ मीटर में यूज करनी है, ऐसा ही सिस्टम में यूज करनी है. ऐसा ही सिस्टम में 200 मिलीमीटर इज 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर के कितने मीटर होते हैं? 0.2 या 0.2 अपॉन टाइम कितने है मेरे पास? 90 सेकेंड. तो ये सेकंड में ही यूज होगा, दैट इज 90 स्क्वायर. ठीक है, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 0.8 इंटू 9.86 अपॉन 8100. तो बहुत छोटी वैल्यू होगी. वैल्यू क्या दी हुई है? अच्छा, वो सिर्फ एरर निकालने के लिए बोल रहे हैं.
ठीक है। व्हाट इज द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी। ये कैलकुलेशन में नहीं जाना है आपको, आपको सिर्फ ये वाली चीज करनी है। तो अगर इसको परसेंटेज की फॉर्म में अगर आपको बताना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज एरर दिस इनटू 100, दिस विल बी हाउ मच, 100 upon that is 1/2 plus 200 upon 90, this is 0.5 plus तो करेंगे कितना आएगा ये 2. सर 2 ही ले लेंगे नहीं 2 नहीं लेंगे भाई सर, वो राउंड ऑफ कर लेंगे ना, डेसिमल में हाँ तो है ही हाँ नहीं। अभी नहीं करेंगे ना, अभी नहीं करेंगे, अभी तो इंटरमीडिएट ये बीच में चल रहा है, ठीक है। तो 2.22 समथिंग आएगा, ये हो जाएगा 2.72। अब इसको आप राउंड ऑफ करोगे तो ये 3 आएगा, इसलिए 3% में लेंगे इसको, बीच में नहीं करते, लास्ट जब रिजल्ट देना होता है उस पॉइंट पर हम राउंड ऑफ करो, बीच में ही कर दोगे तो फिर ये हमारी तरफ से और हमने एरर ऐड कर दी, ठीक है। इसलिए बीच वाले इंटरमीडिएट स्टेप्स में नहीं करना होता है, ध्यान रखना, ठीक है। जब रिजल्ट फाइनल रिजल्ट वाले स्टेप पर आ गए, यहाँ पे हमें राउंडिंग ऑफ करनी, ठीक है, इसका हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए, तो आपको चैप्टर भी मैंने शेयर किया हुआ है, एक बार इनको सबको देख लेना, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू दी असाइनमेंट जो मैंने आपको शेयर किया था। आपने देखा वो असाइनमेंट वैसे? यस सर। ये दिस इज यूनिट्स, दिस इज द असाइनमेंट। इनमें सब में कुछ ना कुछ सीखने वाला है, तो ध्यान देना, ठीक है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर क्यूब। सर 10 to the power -6 मीटर क्यूब। 10 to the power -6 आएगा, करा कैसे वो सोचने का है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, मीन्स ये हो गया सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, 111। अब हर सेंटीमीटर को हमें मीटर बनाना है, तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ता है इसको, 1/100 मीटर, 1/100 मीटर, 1/100 मीटर, सो दैट इज 1/10 to the power 6 मीटर क्यूब, और इसको ऊपर ले आएंगे तो 10 to the power -6 मीटर क्यूब। तो इस प्रकार से आता है, ठीक है। जब भी ये मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मिलीमीटर स्क्वायर होगा, तो हर एक को कन्वर्ट करने की जरूरत है। यानी यहाँ पे एक ही सेंटीमीटर दिख रहा है और यहाँ पे क्यूब दिख रहा है, तो खाली सेंटीमीटर को लेना और क्यूब का कोई रोल नहीं, क्यूब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इस प्रकार से हमेशा ध्यान रखना है इसका, ठीक है। इसी प्रकार से जो सेकंड पार्ट है, 1 न्यूटन इज हाउ मेनी डायम्स, 10 to the power 5। यस। तो इसमें न्यूटन और डायम दोनों की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, तो आप इसको आसानी से बता पाएंगे। हमें पता है फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स का यूनिट है हमारा न्यूटन, ठीक है। और न्यूटन जो यूनिट है वो एसआई सिस्टम में आता है, न्यूटन यूनिट। जो डायन है वो सीजीएस सिस्टम का यूनिट है, सेंटीमीटर ग्राम से, उस सिस्टम में आता है। So 1 Newton in this is equal to 1 kilogram into 1 meter per second square। तो बाय डेफिनेशन इस प्रकार से आता है। अब किलोग्राम की हमें सीजीएस सिस्टम, डायन में जाना है तो सीजीएस में चेंज करना है, सीजीएस में हमें
इसको ग्राम में लेना पड़ेगा। सो दिस इज 1000 grams into 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 दोनों इकट्ठे होंगे तो हो जाएगा 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो चीज है ये इसको डायन कहते हैं, इसलिए 10 की पावर 5 डायन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन। ये इस प्रकार से पता होना चाहिए, फिर आप इसको फटाफट यूज कर सकते हैं। सी वाले पार्ट में surface area of a solid cylinder of radius 4 centimeter and height 10 centimeter is equal to। अब यहाँ पे इससे कुछ भी नहीं बोला, कौन सा सरफेस एरिया, लेटरल नहीं बोला, ठीक है, कर्व नहीं बोला। तो जब कुछ भी नहीं बोलते तो वो टोटल होता है, जब कुछ भी नहीं बोला जाता तो वो टोटल होता है। हाँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ एनी सिलेंडर, तो क्या फॉर्मूला होता है, TSA is 2 pi r into r plus h। ये एरिया निकालना है हमें। रेडियस और हाइट दोनों किसमें दी हुई है, सेंटीमीटर में दी हुई है, और वो एरिया हमसे मांग रहा है मिलीमीटर स्क्वायर में। पहले हम एरिया इवेल्युएट करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर स्क्वायर में। सर 32,000 पाई मिलीमीटर स्क्वायर। 32,000 पाई मिलीमीटर स्क्वायर पाई के साथ कितना ज्यादा आएगा क्या? मिलीमीटर में कर दिया ना सर, मिलीमीटर स्क्वायर इनटू 100 कर देंगे ना एंड में, अगर सेंटीमीटर से इवैल्यूएट कर रहे हैं तो। अरे बेटा एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। नहीं सर, मैंने मतलब पहले पूरा सेंटीमीटर से इवैल्यूएट किया है, एंड में 100 कर दिया इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर ठीक है स्क्वायर। ठीक है ठीक है। 4 into 4 plus 10 हो गया 14। इसको आपने पाई की वैल्यू पुट नहीं की, मतलब 22/7 ये 14 है ना, ये कट जाएगा इसमें, यहाँ से कट रहा है। तो सर पुट करूं मतलब 4 4 चौक 16, 16 गुणा 22 और 16 में 32 और 32 हो गया 35, 32 में 35 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मिलीमीटर स्क्वायर में एक्सप्रेस करने के लिए, हाँ, आप पाई की वैल्यू तब सब्स्टिट्यूट कर दिया करो जब 7 के कटने वाली फिगर आपको दिख रही है। ओके सर। अगर 7 से कटने वाली फिगर नहीं दिख रही है तो पाई को पाई की तरह छोड़ दो आप, वो अपने आप में एक रेशो होती है। ठीक है, दिस इज 35200 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से आएगा। आपने अगर पाई की टर्म्स में छोड़ दिया उसको तो वो भी गलत नहीं है, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, वो भी ठीक है। ठीक है, यस सर। नाउ डी पार्ट में परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डैश इनटू 100। तो डैश में क्या आएगा यहाँ पे, रिलेटिव एरर इन द क्वांटिटी। यस, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर इनटू 100 ऑलवेज गिव्स यू परसेंटेज एरर। ठीक है, अंशु समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। नितिन को समझ में आ रहा है? यस सर। असाइनमेंट दिख रहा है ना दोनों को? यस सर। ओके, फिर ई पार्ट देखो, अ व्हीकल इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूज किया है पिछले सालों में। वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है आपको ध्यान है? 5/18, 18/5। 5/18, यस। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 यूज होता है, और कहीं मीटर पर सेकंड दिया हुआ है बाई चांस और आपको किलोमीटर पर आवर करना है तो फिर हम इसका रिवर्स करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 कट जाएगा, 5 रह जाएगा। ठीक है, तो व्हीकल की स्पीड मीटर पर सेकंड में आ गई 5 मीटर पर सेकंड। तो एक सेकंड में कितना चली वो? स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड।
1 सेकंड में कितना चली? 5 मीटर ही तो मीटर। चली। हर 1 सेकंड में वो 5 मीटर चल रही है, इसलिए उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है। एफ पार्ट बोलता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज हाउ मच इन मीटर्स? 1.496 into 10 की पावर 11 मीटर। 11 मीटर्स, राइट। ये वैल्यू याद करने की है, आपको सबको याद करनी है। जी में देखो क्या बोला है, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3। ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ये जो रेशो होती है ये आपकी रिलेटिव डेंसिटी होती है, इसलिए रिलेटिव डेंसिटी के साथ यूनिट्स नहीं लिखे जाते क्योंकि वो रिलेटिव है। ठीक है। रेशो की फॉर्म में 11.3 है उसकी डेंसिटी लेड की, तो उसकी डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितनी हुई? अब पानी की जो डेंसिटी है वो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हो गया? 11.3 को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 11.3 ही आएगा। ठीक है। इसलिए इसकी जो डेंसिटी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की फॉर्म में वो 11.3 ही रहेगी। द डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये बात क्लियर हो रही है? सीजीएस sir. सिस्टम में जितनी डेंसिटी होती है मटेरियल की उतनी ही उसकी रिलेटिव डेंसिटी होती है, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में वाटर की रिलेटिव डेंसिटी 1 होती है। ठीक है। और डेंसिटी हम रिलेटिव डेंसिटी में इसलिए एक्सप्रेस करते हैं कि हमें यूनिट्स ना लिखने पड़े। ये बात क्लियर हो रही है? यस सर। अब इस ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को हमें किलोग्राम पर मीटर क्यूब में देना है। तो सर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में जब भी आप चेंज करेंगे तो 1000 से वो मल्टीप्लाई हो जाता है। 11 वो 11300। हाँ, तो आप उसको 11.3 इंटू 10 टू द पावर 3 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 11.3 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इस प्रकार से आएगा ये। ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखिए, इसमें सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स बाय सूटेबल कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स के कन्वर्शंस आपको यूज करने हैं। इसमें किस प्रकार से यूज करेंगे हम? एक बार क्या होता है? बैरोमीटर पढ़ा है आपने? बैरोमीटर सुना है नाम? बैरोमीटर पढ़ा होगा आपने, 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ा होगा बैरोमीटर इज a device which is used to measure the atmospheric pressure. Barometer is a device which is used to measure the atmospheric pressure. सर 10 to the power 5 होगा ना? हाँ, ये 10 to the power 5 होगा। तो बैरोमीटर से ये यूनिट बना है बार। ठीक है। और नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको 1 माना गया, तो दैट इज इक्वल टू 1 बार 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल्स। ठीक है। मर्करी कॉलम के टर्म्स के अंदर इट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम। ठीक है। 76 सेंटीमीटर बोल रहा हूँ, मिलीमीटर में पूछेंगे तो क्या बताया जाएगा? 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम ऐसे बताया जाएगा। ठीक है। पास्कल में 10 टू द पावर 5 पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। ये पता होना चाहिए आपको। पास्कल इज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। ये हमने पिछले साल में पढ़ा है, न्यूटन पास्कल। ठीक है। ग्रेविटी के बाद हमने पढ़ा है प्रेशर। सेकंड पार्ट क्या है इसका? 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज करना है। सर 10 की पावर 7। किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सर 100 सेंटीमीटर। मगर तो सर 10 की पावर 4। हाँ, 100 इंटू 100 2 बार करना पड़ेगा, तो 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4 इज 10 की सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर।
अच्छा, क्या आप बता सकते हो कि किलोग्राम स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट है? अच्छा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट है? सर एक्सेलरेशन मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स, और फोर्स क्या होता है? वर्क डन वर्क। ठीक है, वर्क जैसे यूनिट क्या मीटर है? पर सेकंड स्क्वायर। यस सर, जूल। जूल जूल जूल, मतलब इसको जूल जूल, हाँ। तो जो जूल यूनिट है उसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसको हमने नाम दिया हुआ है जूल, तो हम जूल यूज करते हैं। और दूसरी तरफ जो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर यूज किया गया है, इसका इक्विवेलेंट यूनिट क्या है? मतलब सीजीएस यूनिट क्या है वर्क का? ईआर ईआरजी वर्क का ईआरजी। सीजीएस अर्ग, यस, ईआरजी अर्ग। ठीक है। सो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। इस प्रकार से आता है। देन 1 मेट्रिक टन, टन में कितने केजी होते हैं? 1000 केजी होते हैं, करेक्ट। फिर 1 ल्यूनर मंथ इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज? अब ल्यूनर मंथ क्या होता है ये? सर 22 समथिंग कुछ होता है। नहीं बेटा, 22 तो बहुत कम बता रहे हो, बेईमानी हो जाएगी, चांद नाराज हो जाएगा तेरे। ल्यूनर मंथ, एक पूर्णिमा के बाद नेक्स्ट पूर्णिमा कितने दिनों बाद आती है? 4 हफ्ते में आती है बेटा, 28 4 डेज। वीक्स, तो 28 डेज। ठीक है। ये यस एग्जैक्ट 28 डेज नहीं होता है, 27.5 समथिंग होता है। यस ठीक है, हम इसको 27 भी लिख देते हैं, 28 भी लिख देते हैं, वैसे 4 वीक्स माना गया। ठीक है। तो ये 4 वीक्स का साइकिल होता है जो ल्यूनर मंथ हम इसे कहते हैं। अब ये जो मंथ है, मंथ की 7-8 डेफिनेशन हैं। ठीक है, सिडिरियल मंथ, ल्यूनर मंथ, ऐसे बहुत सारी डेफिनेशन है मंथ की। तो हमें सिर्फ ल्यूनर मंथ हमें ध्यान रखना है। ल्यूनर मंथ 28 डेज का माना गया, 4 वीक्स, ये स्टैंडर्ड माना गया। कहीं पे इसको 29.5 डेज का भी दिया गया ताकि हमारे नॉर्मल मंथ से ये कोइंसाइड कर जाए, तो वो जबरदस्ती किया गया ताकि वो कोइंसाइड कर जाए उसके साथ। ठीक है, मगर एक्चुअल जो फैक्चुअल है वो 27 या 28 डेज इस प्रकार से मेंशन किया जाए। देन वी हैव 1 क्विंटल। क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? 100। 100। So 1 क्विंटल इज 100 ग्राम। ऐसे ही 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं? 1/9.46 into 10 की पावर -15। यस, ये 1 अपॉन की फॉर्म में लिखना है आपको, ये ध्यान रखना है। ये 1 अपॉन की फॉर्म में लिखना है और वैल्यू चेंज नहीं करनी है, कुछ भी सॉल्व भी नहीं करनी है। ठीक है, 1/9.46 into 10 to the power 15, राइट? -15। नहीं, माइनस तो ऊपर आके होगा ना, मैं तो नीचे ही बोल रहा हूँ, 1 अपॉन में ही अच्छा बोल सर, रहा हूँ। ओके, पूरा आप नीचे ही बोल रहे हो। ठीक है, हाँ, पूरा नीचे इस प्रकार से बोला जाएगा। देन लीप ईयर इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज? 366। यस, 366 डेज में आएगा ये। नाउ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज हाउ मच किलोमीटर पर आवर स्क्वायर? अब यहाँ पे देखो उल्टा करना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं, ये एक्सीलरेशन है। ठीक है, इसको आपको किस में चेंज करना है? किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में चेंज करना है। तो मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं हम? into 1000। 1000 से डिवाइड ना। हाँ सॉरी, डिवाइड बाय 1000 सर। ऊपर 3600 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3600 हाँ, और नीचे डिवाइड कर 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे। 3600 से 2 बार मल्टीप्लाई होगा क्योंकि पर आवर स्क्वायर है वो। यस सर। ठीक है, पर आवर स्क्वायर है, इसलिए 2 बार 3600 से वो मल्टीप्लाई होगा। और किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे, फिर जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी गिवन इन किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है,
ऐसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कैपिटल जी है, ठीक है, इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। वो कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ सीजीएस यूनिट के अंदर। तो सीजीएस यूनिट के अंदर जो न्यूटन फोर्स है, ये हमने ऊपर देखा है, सीजीएस यूनिट में कितना आता है, 10⁵ ठीक है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो 100 इंटू 100 होगा। सर न्यूटन को भी हम इनवे कर देंगे ना, क्या कहते हैं, केजीएम कर देंगे न्यूटन को भी। नहीं, तो उससे फिर kg वो मीटर पर इक्वल हो सेकंड। जाएगा ना, इधर साइड न्यूटन को अगर हम केजीएम कर देंगे तो इधर भी सेंटीमीटर क्यूब, इधर मीटर क्यूब हो जाएगा, और इधर भी तो किलोग्राम और उधर ग्राम रह जाएगा फिर। एक ही बात है, न्यूटन के जब अर्थ की फॉर्म में लाओगे तो उसको अगर इस फॉर्म में लिखोगे तो यही चीज आ जाएगी जो इधर लिखी हुई है। यस सर। मगर कन्वर्शन में न्यूटन की जगह 10⁵ ही आएगा वो, ठीक है। न्यूटन को पूरा खोल के करोगे तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, न्यूटन को डायरेक्ट अर्थ में चेंज कर दो, सीजीएस में डाल दो, 10⁵ लिख के, तो जो इस साइड में यूनिट्स दिए वही वाले बनेंगे उसको, ओके ठीक है। वैसे भी ठीक है जो आप बता रहे हो, वो तरीका भी ठीक है, ओके। मीटर के सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, किलोग्राम के ग्राम में कन्वर्ट करो, ठीक है, और फिर जो भी वैल्यू आएगी वो सॉल्व होके आ जाएगी, ठीक है। ये समझ में आया? यस सर। अंशु, अंशु, नितिन, यस सर। अंशु कहाँ चला गया? यस सर। भाई जवाब दिया करो, मेरे को तो लगता है तुम छोड़ के चले गए, मैंने ज्यादा टाइम ले लिया शायद। सर वो नेट अटक गया था। अच्छा, तो थर्ड वाला एग्जाम्पल, थर्ड वाला क्वेश्चन इसका छोड़ देना बाकी इसके क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, ठीक है। थर्ड वाला समझाने वाला है, तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगा ये, कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, ठीक है बेटा। यस सर। चलो, अभी कुछ पूछने वाला है तो पूछ लो मेरे से। कुछ पूछना है इसमें, बताओ। नो सर। चलो ठीक है बेटा, ओके, बाय फॉर नाउ।